हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए फेस्टिवल सीज़न ख़त्म हो चुका है, तो हम वापस पढ़ाई की ओर बढ़ेंगे। और आज मैं आपको डायरेक्टली बुक से पढ़ाने जा रही हूँ बिकॉज़ बहुत सारे लोगों का कमेंट में रिक्वेस्ट आ रहा है कि मैम प्लीज़ आप बुक से पढ़ाइए, हमें ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, कोरोना वाली फीलिंग आ रही है। तो ठीक है, हम बुक से भी ट्राई करके देख सकते हैं और आप मुझे बता सकते हैं कि अगर आपको आज बुक से पढ़ा है तो कैसा लगा, वरना हम सेम वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो ये बुक का फ्रंट पेज है और आज का टॉपिक है हमारा नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, बिकॉज कमर्शियल बैंक तक हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। तो हम पेज नंबर 389 से पढ़ रहे हैं और ये देखिए यहाँ पे लिखा है दैट सोशल कंट्रोल एंड नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। तो देखिए बेसिकली क्या हुआ था कि जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स थे ना, वो ज़्यादातर अर्बन ओरिएंटेड थे। ओके, मतलब वो सिर्फ जो शहरी लोग होते थे या शहर की तरफ वो ज़्यादा फोकस करते थे। जो रूरल एरियाज़ होते थे जैसे कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर, इनको इतना लोन नहीं प्रोवाइड किया जा रहा था। ठीक है, तो जो छोटे स्केल के इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं या वीकर सेक्शन या जो एग्रीकल्चर के लोग होते हैं, फार्मर्स वगैरह, उन लोगों को ये इग्नोर कर देते थे और सिर्फ जो हाईली इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे, लार्ज इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे, सिर्फ उनको ही लोन प्रोवाइड किया जाता था थ्रू कमर्शियल बैंक्स। ओके, और इससे क्या होने लगा कि जैसे हम सभी को पता है कि हमारी जो 3/4 पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही इन्वॉल्व है और उनका मेन ऑक्यूपेशन भी एग्रीकल्चर ही है, जो कि ऑलमोस्ट हाफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कंट्रीब्यूट करती है। ओके, और उस सेक्टर को क्या आगे बढ़ावा नहीं मिल पा रहा था बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंस, लैक ऑफ मनी। तो इसी वजह से फिर क्या हुआ कि मतलब 19 जून 1967 तक ये चीज़ देखी गई कि भाई जो भी लार्ज स्केल के इंडस्ट्रियलिस्ट है, सारा पैसा उन्हीं को जाता है थ्रू द कमर्शियल बैंक। और जो कि मतलब एग्रीकल्चर इम्पॉर्टेंट सेक्टर है हमारे इंडिया का, स्टिल उसको वो डेवलप नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोटेक्शन के अब्सेंस में क्या होता था कि जो भी एग्रीकल्चरल क्रेडिट होता था ना, वो प्राइवेट मनी लेंडर क्या करते थे, बैंक से ले लेते थे और उसको हाई रेट पे, एग्जॉर्बिडेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसको चार्ज करते थे। एग्जॉर्बिडेंट हिंदी मीडियम वाले के लिए अत्यधिक, मतलब अत्यधिक वो लोग इंटरेस्ट लेते थे उस पर और फिर वो उसको मैनिपुलेट करते थे फार्मर को। तो इन सब से क्या हुआ कि जो मतलब ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ने लगी, तब क्या हुआ कि जो मेंबर्स ऑफ मैनेजिंग कमेटी थे उनको हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? बिकॉज वही लोग जो थे वो रिप्रेजेंटेटिव थे इंडस्ट्रियलिस्ट के, ठीक है, जो कि उनको इन्फ्लुएंस करते थे कि वो लोग बैंक को, मतलब बैंक की पॉलिसीज़ वही लोग बनाते थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखा गया कि भाई एग्रीकल्चर इम्पॉर्टेंट सेक्टर है तो उसको लोन ऑब्वियसली मिलना चाहिए, बट इन लार्ज इंडस्ट्रियलिस्ट की वजह से उनको लोन नहीं मिल पा रहा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैनेजिंग जो कमिटी थी उसको चेंज किया गया ताकि फार्मर्स को भी लोन मिल पाए, है ना, बिकॉज जो मैनेजिंग कमेटी पहले थी वो इंडस्ट्रियलिस्ट को ही सपोर्ट करती थी। तो फिर क्या किया गया, सोशल कंट्रोल किया गया एंड 785 न्यू ऑफिसेज का निर्माण किया गया, है ना। कब तक? 1969 तक ये चीज़ होती रही, ठीक है, बट इससे भी कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं एग्रीकल्चर सेक्टर को। तो फाइनली ये चीज़ डिसाइड किया गया कि हम नेशनलाइजेशन करेंगे, ठीक है, सारे बैंक्स का हम नेशनलाइजेशन करेंगे सो दैट एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिल पाए। उसके बाद 19 जुलाई 1969 में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने इसको प्रमोट किया, एक ऑर्डिनेंस को प्रमोट किया। पहले ऑर्डिनेंस बनता है, उसके बाद अगर उसको सहमति मिल जाती है तो वो एक्ट बनता है, ठीक है। तो प्रोम्युलगेटेड मतलब प्रमोट किया, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले आप इनको नोट कर लीजिएगा, वर्ड्स को, मैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स को आपको हिंदी में भी बताती हूँ। चलिए, तो फिर इसके बाद क्या हुआ, 1969 में उन्होंने डिसाइड किया कि हम उनको नेशनलाइज कर देंगे, ठीक है, और ऑर्डिनेंस पास किया गया 1969 में और उस ऑर्डिनेंस में 14 कमर्शियल बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया। ओके, जिसमें हर बैंक का एटलीस्ट 50 करोड़ रुपए योगदान था, ठीक है। उन 14 बैंक्स की ब्रांचेस 4134 ब्रांचेस थी, जिसका टोटल डिपॉजिट
626 करोड़ रुपए थे, ठीक है। और वो जो बैंक्स थे उनके नाम यहाँ पे दे रखे हैं। कितने बैंक्स बताए मैंने? 14 कमर्शियल बैंक्स बताए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। आप इनको अलग से नोट्स बनाए, उसमें नोट डाउन करके रख लीजिए। ये सभी बैंक्स के नाम हैं: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, कैनरा बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक। इसके अलावा सिंडिकेट बैंक, देन इंडियन बैंक, देन बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड इंडियन ओवरसीज बैंक। तो ये 14 बैंक के नाम भी आपको आने चाहिए कि कौन से ईयर में इनको नेशनलाइज किया गया, किसकी सरकार थी उस वक्त, एंड ये नाम, इनके नाम भी आपको आने ही चाहिए। नेक्स्ट यहाँ दे रखे हैं हमें ऑब्जेक्टिव्स क्या थे नेशनलाइजेशन करने के, है ना। तो प्राइम मिनिस्टर उस वक्त श्रीमती इंदिरा गांधी थी और उन्होंने ये इस उद्देश्य के साथ नेशनलाइज किया गया था, बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था। दैट मीन्स अब ये प्राइवेट बैंक्स नहीं रहे थे, ठीक है, ये नेशनलाइज हो गए थे। दैट मीन्स ये गवर्नमेंट के हाथ में आ गए थे और गवर्नमेंट इनको अपनी तरफ से चलाता, जिनके मेन ऑब्जेक्टिव्स अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ फर्स्ट मेन ऑब्जेक्टिव दे रखा है, इज़ द रिमूवल ऑफ कंट्रोल ऑफ बैंकिंग बिजनेस बाय फ्यू इंडस्ट्रियलिस्ट। मतलब खाली सिर्फ बैंक ना इंडस्ट्रियलिस्ट को ही ना प्रमोट करे और भी सेक्टर्स को प्रमोट करे, ये उसका एक उद्देश्य रखा गया। उन लोगों से कंट्रोल छीन के और जो एग्रीकल्चर या और भी स्मॉल ट्रेडर्स, फार्मर्स हैं, उनको देने का इसका उद्देश्य था पहला, ठीक है। उसके अलावा सेकंड था एलिमिनेशन ऑफ द यूज़ ऑफ बैंक क्रेडिट फॉर स्पेकुलेटिव एंड अनप्रोडक्टिव पर्पस, ठीक है, जिससे हमें कोई प्रोडक्शन नहीं मिल रहा है या फालतू का खर्चे को हम प्रमोट ना करें और उनको हम क्रेडिट ना प्रोवाइड किया जाए। नेक्स्ट इज एक्सपांशन ऑफ क्रेडिट टू प्रायोरिटी एरियाज। लाइक प्रायोरिटी एरियाज मतलब कि जहाँ पे भी हमें एग्रीकल्चर सेक्टर या स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को हमें प्रोवाइड करना था, उनको हम क्रेडिट प्रोवाइड करवा पाएँ, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, जहाँ तक अभी तक वहाँ नहीं हो पा रहा था। इसके अलावा जो न्यू क्लासेस थी उसको इनकरेज करना। फार्मर के अलावा भी बहुत सारे छोटे मोटे ऐसे काम करते हैं लोग जिनको पैसे की ज़रूरत होती है, तो उनको भी प्रमोट करता था। और उसके अलावा जो मतलब ट्रेनिंग या ये सब भी उनको अच्छे से प्रोवाइड करता था, ताकि वो अपना जो नॉलेज है वो गेन कर सके और उससे उनका जो बिज़नेस है या एंटरप्रेन्योरशिप है वो अच्छे से वो लोग परफॉर्म कर पाए, ठीक है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, ये भी आपको आने चाहिए। देखिए ऑब्जेक्टिव्स तो क्लियर ही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो लार्ज इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिनके हाथ में सारा पैसा चला जा रहा था, उनसे उसको बचाना था। दूसरा है एग्रीकल्चर या पुअर फार्मर्स या पुअर ट्रेडर्स को बढ़ावा देना, इसका ऑब्जेक्टिव था। तीसरा है कि उसको आप मतलब प्रॉपर ट्रेनिंग दें, ठीक है। और उसके अलावा ये भी है कि आप जो जिस एरिया में उसका सफिशेंटली रिक्वायरमेंट है पैसों का, वहाँ तक वो पहुँच जाए, ठीक है। तो ये सभी इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। इसके अलावा देखिए यहाँ एक बहुत ही अच्छा पॉइंट दे रखा है, दैट द ब्रॉड एम ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक एज स्टेटेड इन द प्रीएम्बल टू द बैंकिंग कंपनीज ऑडियंस विच इज़ एक्ट 1970 में क्या बोला गया था। मतलब इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि आप इकोनॉमी को बढ़ाने पे इतना फोकस मत करिए। मतलब आप सडनली मत चाहिए कि आपकी इकोनॉमी पीक पे पहुंच जाए, बट आप उस इकोनॉमी को डेवलप कैसे करना है उस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। आप इंडस्ट्रियलिस्ट को पैसा दे देंगे, वो पैसा कमा भी लेंगे ज़्यादा और उससे आपकी इकोनॉमी भी हाईली मतलब रेज हो जाएगी, बट जो मेन सेक्टर है, जिस आधे से ज़्यादा जनता जिस पर डिपेंड करती है, हम उसकी तरफ अगर ध्यान दें तो भी हमारी इकोनॉमी इन टाइम बढ़ेगी ही, बट विथ डेवलपमेंट। तो यही इसका मेन पॉइंट यहाँ दे रखा है। एक्वाइजेशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट 1970। देखिए ये टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है कि किस ऑर्डिनेंस के थ्रू या किस एक्ट के थ्रू नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक किया गया, तो आपको ये नाम भी आना चाहिए। इसके अलावा देखिए यहाँ दे रखा है कि जून 1969 से जून 1975 में नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक जब हो गया था, तब क्या किया गया था कि 8455 ऑफिसेज न्यू खोले गए पब्लिक सेक्टर में, जिसमें से ऑलमोस्ट हाफ दैट इज़ 4337 ऑफिसेज अर्बन एरियाज़ के थे और बाकी रूरल, मतलब आधा आधा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, ठीक है।
इसके अलावा देखिए जब नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक कर दिया गया ना, उसके बाद क्रेडिट जो था अब वो प्रॉब्लम नहीं रह गया था और वो सबको प्रोवाइड किया जा रहा था। और उसके लिए इवन आपको प्रॉपर्टी भी गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं थी, उनको भी मिल रहा था लोन जिनके पास सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए कुछ था नहीं। ओके। और उसके अलावा जब देखा गया कि हाँ यार ये अच्छा हो रहा है, उससे इनकरेज होके, उससे प्रेरित होके क्या किया गया कि फर्स्ट स्पेल में जो नेशनलाइजेशन किए थे 14 कमर्शियल बैंक, उसमें 6 और बैंक ऐड कर दिए गए। जब उनको ये कॉन्सेप्ट सही लगा कि हाँ इससे मदद हो रही है एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो उससे प्रेरित होकर उन्होंने 6 मोर बैंक्स को, प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया। और जिसमें सबका डिपॉजिट 200 करोड़ का था। और इनको 6 बैंक्स को जो इनको बाद में किया गया उसका डेट था 15 अप्रैल 1980। तो ये डेट भी काफ़ी आप याद रखिएगा, ये भी पूछ सकते हैं कि बताइए 15 अप्रैल 1980 में कौन से बैंक नेशनलाइज किए गए। ठीक है, तो 6 बैंक्स थे जिनके नाम यहाँ दे रखे हैं: पंजाब एंड सिंध बैंक, आंध्रा बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, विजय बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड कॉपरेशन बैंक। ओके, तो ये 6 बैंक के नाम भी आप अच्छे से देख लीजिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स एंड आई होप आपको बुक से अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट आए तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए हमारा मेन ऑब्जेक्टिव पढ़ाई करने का है, आइदर आप बुक से करिए, आइदर आप PDF से करिए, आइदर आप PPT से करिए, बट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, चीज़ें समझ में आनी चाहिए। और इसके अलावा मुझे लगता नहीं, बुक्स के अलावा आपको काफ़ी अच्छी बुक है ये एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की, और मैं इसको रिकमेंड भी करती हूँ। और ऑल्दो ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बट ये बुक सीरियसली अच्छी है एग्रीकल्चर फाइनेंस की, और आप भी इस इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना समझ में आया।